नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल मशीन्स में विषय ट्रांसफार्मर में आज जानते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में और समझते हैं एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में एक ही वाइंडिंग में कुछ कॉमन पोर्शन होने से इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफार्मर एक्शन के साथ साथ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्शन प्रोसेस से भी होती है। वीए रेटिंग में इंप्रूवमेंट हो जाता है, एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन की परफॉर्मेंस सुधर जाती है। ऑटो ट्रांसफार्मर की वर्किंग के साथ जानते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशंस। शुरू करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। एक सामान्य ट्रांसफार्मर में दो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड वाइंडिंग्स को मैग्नेटिकली कपल रखते हैं। वहीं ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है, अर्थात एक कॉमन सिंगल वाइंडिंग में ही प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्न्स वाउंड होते हैं। कार्य व्यवहार में एक ऑटो ट्रांसफार्मर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की जैसे ही है, बस केवल इसमें एक ही अंतर है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में मैग्नेटिक कपलिंग के साथ साथ इलेक्ट्रिक कंडक्टिव कनेक्शंस भी हैं। और इस कारण से जहां एक दो वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर में जो पावर प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफर होती थी वो केवल इंडक्टिव तरीके से, प्रेरणिक प्रभाव से, ट्रांसफार्मर एक्शन से होती थी, वहीं एक ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में पावर ट्रांसफर का एक बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक कंडक्शन से, कंडक्टिव तरीके से सीधे संपर्क से होता है और कुछ हिस्सा प्रेरणिक, इंडक्टिव या ट्रांसफार्मर एक्शन से भी स्थानांतरित होता है। पावर ट्रांसफर के दो जरिए, इंडक्टिव और कंडक्टिव, ट्रांसफार्मर एक्शन और सीधे चालक संपर्क दोनों हैं। एक ऑटो ट्रांसफार्मर पर फेज केवल एक ही वाइंडिंग का इस्तेमाल करता है, वहीं एक परंपरागत ट्रांसफार्मर में दो अलग अलग इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड वाइंडिंग मैग्नेटिकली कपल्ड रखी जाती हैं। वहीं एक ऑटो ट्रांसफार्मर में ये जो कॉमन सिंगल वाइंडिंग है, इसी में प्राइमरी इलेक्ट्रिकल इनपुट और सेकेंडरी लोड के कनेक्शंस निकाले हुए होते हैं। यहाँ चित्र में दिखाए गए स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर में ये जो वाइंडिंग ए बी जिसमें N1 फेरे हैं, उसे प्राइमरी सप्लाई के कनेक्शन दिए गए हैं। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई है और इसी वाइंडिंग में N2 फेरों के बाद C बिंदु से एक टेपिंग लेकर B और C के बीच में हमने आउटपुट सेकेंडरी लोड के कनेक्शंस निकाल लिए हैं। तो यहाँ प्राइमरी में A से B के बीच में N1 फेरे हैं और सेकेंडरी में C से B के बीच में N2 फेरे हैं। और क्योंकि सेकेंडरी के फेरे प्राइमरी के फेरों से कम है, तो ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाने वाला स्टेप डाउन कार्य करेगा। अगर सेकेंडरी में फेरे ज्यादा होते तो ऐसे ऑटो ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर कह सकते थे। एक ऑटो ट्रांसफार्मर डीसी सर्किट में जो हमने रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिवाइडर पढ़े थे, उन्हीं की भांति दिखता है, लेकिन यहाँ जो पावर ट्रांसफर है वो इलेक्ट्रिक कंडक्शन के अलावा ट्रांसफार्मर एक्शन से भी होता है और ये इनपुट से ज्यादा आउटपुट में वोल्टेज बना सकता है। और इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में यहाँ लोड का सेकेंडरी करंट प्राइमरी के इनपुट करंट से ज्यादा होगा, जबकि एक पोटेंशियल डिवाइडर में जो करंट I1 से आया था वही लोड में जाता था। यहाँ इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आउटपुट करंट प्राइमरी करंट से ज्यादा हो सकता है। ऑटो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के AB सिरों पर एक साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग सप्लाई V1 मान की अप्लाई की जाती है। तो एक ऑटो ट्रांसफार्मर सामान्य ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट की भांति एक उत्तेजन धारा लेता है और कोर में टाइम वेराइंग साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग फ्लक्स बना देता है और वो फ्लक्स इन फेरों से परिवर्तनशील फ्लक्स जुड़ाव बनाकर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। लेंज नियमानुसार A और B के बीच में जो कुंडली के फेरों में समय परिवर्ती फ्लक्स जुड़ाव से प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा वो V1 अप्लाइड वोल्टेज की बराबरी और विपरीत कला में रहेगा। और ऐसी स्थिति में A और B के बीच में जो कुल N1 फेरे हैं, उनमें V1 वोल्टेज प्रेरित होने से एक फेरे में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान इस AB सेक्शन में हम V1 बटा N1 समझ सकते हैं। और ऐसी स्थिति में ये जो C बिंदु पे हमने टेपिंग ली है, जो B से C के बीच में कुल N2 फेरे रखे हुए हैं, वहां एक आउटपुट वोल्टेज हमें एक फेरे की वोल्टेज V1 बटा N1 में फेरों की कुल संख्या जो टेपिंग की हमने N2 ली है उससे गुणा करके हमें आउटपुट वोल्टेज V2 का मान प्राप्त हो जाएगा। और अगर हम आउटपुट के सिरों पे कोई भार प्रतिबाधा लगाते हैं और वो I2 धारा ग्रहण करती है, तो ऐसी स्थिति में मान लेते हैं कि इनपुट से धारा I1 होगी। और अगर ट्रांसफार्मर में लॉसेस को नेग्लिजिबल मान लेते हैं तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर का अगर इक्वलिटी इक्वेशन बनाएं तो पावर VI cos phi, प्राइमरी साइड में अप्लाइड RMS वोल्टेज V1, इनपुट RMS करंट I1 और इनपुट का
पावर फैक्टर cos phi1 हो तो ये इनपुट पावर हो जाएगी। इसी तरह से लोड की पावर V2 I2 cos phi2 हो जाएगी, जहां cos phi2 लोड पावर फैक्टर है, I2 लोड करंट है और V2 लोड के सिरों पर टर्मिनल वोल्टेज है। ऑटो ट्रांसफार्मर में लॉसेस को नेग्लिजिबल मानते हुए आउटपुट रियल पावर V2 I2 cos phi2 को इनपुट रियल पावर V1 I1 cos phi1 के बराबर रखा जा सकता है। और एक ऑटो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और लीकेज फ्लक्स का लीकेज रिएक्टेंस असर कम होने से आंतरिक इंपीडेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होती है उसे अगर नेग्लिजिबल मान लेते हैं तो आउटपुट पावर फैक्टर और इनपुट पावर फैक्टर भी बराबर माने जा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में ये जो हमारी रियल पावर की इक्वेशन है वो एपरेंट पावर की इक्वेशन हो सकती है और एपरेंट आउटपुट पावर V2 I2 अपरेंट इनपुट पावर V1 I1 के बराबर, जैसा कि हमने एक 2 वाइंडिंग आइडियल ट्रांसफार्मर में माना था, वैसी कंडीशन ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए हमेशा मानी जा सकती है क्योंकि वोल्टेज फेरों की संख्या के समानुपाती है। तो ये जो अपरेंट पावर आउटपुट और इनपुट में बराबर है उसे हम फेरे और धारा का गुणनफल MMF बैलेंस के रूप में भी लिख सकते हैं और समझ सकते हैं कि लोड में सेकेंडरी MMF जो N2 फेरों में I2 लोड करंट से बन रहा है वो प्राइमरी के N1 फेरों में इनपुट करंट I1 के MMF के बराबर होगा। ध्यान रहे एक ऑटो ट्रांसफार्मर की एक्साइटेशन करंट 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की कंपैरिजन में काफी कम है, इनमें ओमिक लॉस और इंपीडेंस की वोल्टेज ड्रॉप भी काफी कम है। तो इनकी न केवल एफिशिएंसी ज्यादा है, वोल्टेज रेगुलेशन भी बेहतर है और ये एक सामान्य परंपरा है। सभी सांख्यिक गणनाओं में हम आइडियल ट्रांसफार्मर की भांति ही ऑटो ट्रांसफार्मर में आउटपुट VA और इनपुट VA को बराबर ले लेते हैं और वोल्टेज का रेशो करंट के रेशो के इनवर्स हो गया है और वो फेरानुपात के समानुपाती मान लिया गया है। और अगर इस रेशो को हम फेरानुपात K माने तो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए N2 फेरे N1 से कम होंगे और K का मान 1 से कम होगा। अगर यही स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर होता तो K का मान 1 से अधिक हो जाता। लेंज नियमानुसार सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF लोड पर टर्मिनल वोल्टेज V2 बनकर जब लोड करंट I2 फ्लो करती है तो ये I2 करंट अपने MMF से ट्रांसफार्मर के प्राइमरी MMF का विरोध करता है और इस I2 की फेज कंडीशंस प्राइमरी I1 करंट के ऑपोजिट होगी। तो इस कॉमन सेक्शन में जहां I2 और I1 दोनों फ्लो हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट कला में होने पर रिजल्टेंट करंट BC सेक्शन में दोनों का डिफरेंस होगा। यहाँ इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्योंकि लोड पे सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज कम है और इनपुट VA और आउटपुट VA बराबर है तो ऐसी स्थिति में I2 का मान I1 से ज्यादा होगा। तो ये जो BC सेक्शन में करंट है वो I2 लोड के RMS करंट और प्राइमरी में इनपुट करंट I1 का RMS डिफरेंस BC सेक्शन का करंट होगा। तो BC सेक्शन का करंट सेकेंडरी करंट और प्राइमरी करंट का डिफरेंस यहाँ इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में होगा। एक ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक ही वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है और जो कॉमन सेक्शन है उसमें करंट का मान आउटपुट करंट और इनपुट करंट का डिफरेंस होता है। तो ऐसी स्थिति में ऑटो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग के कॉपर में इफेक्टिव सेविंग प्राप्त होती है। एक वाइंडिंग में जो कॉपर का वेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं या कॉस्ट जो हमारी इनकर हो रही है वो डिपेंड करती है तार की हमारी लंबाई क्या है जो फेरों पर निर्भर करती है और तार में क्या काट क्षेत्रफल है जो उसकी धारा क्षमता पर निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी वाइंडिंग का वेट या कॉस्ट है वो नंबर ऑफ टर्न्स और करंट के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ AC सेक्शन में टर्न्स N1 माइनस N2 है और धारा क्षमता I1 है और BC सेक्शन में फेरों की संख्या तो N2 है और धारा क्षमता I2 माइनस I1 है। अतः ऑटो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के AC सेक्शन में जो कॉपर वाइंडिंग का वेट है वो फेरों की संख्या N1 माइनस N2 और AC सेक्शन की धारा क्षमता I1 के गुणनफल के समानुपाती है। इसी तरह से BC सेक्शन में N2 फेरों में धारा का मान आउटपुट करंट और इनपुट करंट का, क्योंकि ये दोनों फेज ऑपोजिशन में है, डिफरेंस होगा और हमारी कॉपर वेट फेरों की संख्या और धारा क्षमता के गुणनफल के समानुपाती हो गई। तो अगर हम पूरे ऑटो ट्रांसफार्मर की AC और BC सेक्शन की कॉपर वेट को देखें और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर कैपिटल K मान ले तो वो N1 I1 N2 I2 और यहाँ माइनस N2 I1 और यहाँ भी N2 I1 जोड़ने पर माइनस 2 N2 I1 हो गया है। MMF बैलेंस के अनुसार प्राइमरी में फेरे N1 और धारा I1 का गुणनफल सेकेंडरी लोड में वाइंडिंग के फेरे N2 और धारा I2 के गुणनफल के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में ये 2N1 I1 हो जाएगा, N1 I1 और N2 I2 का जोड़। और अगर इस ऑटो ट्रांसफार्मर में फेरे अनुपात
N2 अपॉन N1 जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए 1 से कम है उसे अगर स्मॉल k ले लें और N1 I1 को कॉमन ले लें 2 के साथ, तो ये हमारा जो कॉपर वेट है इस नीले फ्रेम के एक्सप्रेशन की भांति आ गया है। अगर यही एक 2 वाइंडिंग का ऑर्डिनरी कन्वेंशनल ट्रांसफॉर्मर होता तो यहाँ प्राइमरी में N1 फेरों में धारा पूरे फेरों में I1 और सेकेंडरी में N2 फेरों में धारा I2 के साथ हमारा 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का कॉपर वेट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट K को लेने पर ये रूप ले लेता, और क्योंकि N1 I1 N2 I2 के बराबर है तो इसे K टाइम्स 2 N1 I1 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का टोटल कॉपर वेट आ जाता। और साफ दिख रहा है अगर इन दोनों नीले फ्रेम की कंपैरिजन करें तो हम पाते हैं कि एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की तुलना में एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कॉपर वेट 1 - k टाइम्स कम है। हमने जाना कि एक 2 वाइंडिंग कन्वेंशनल ट्रांसफॉर्मर में जो कॉपर वेट है वो 2 N1 I1 के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैपिटल K है। वहीं एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर में वही पावर क्षमता KVA रेटिंग के लिए यही कॉपर वेट वाइंडिंग में ऑटो ट्रांसफॉर्मर में लग रहा है वो 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के कॉपर वेट का 1 - k टाइम्स है। और अगर k का मान 1 के करीब है तो ये एक इफेक्टिव सेविंग समझ में आ सकती है। यहाँ इस चित्र में अगर हम k को 0.5 ले लें अर्थात सेकेंडरी के फेरे प्राइमरी के फेरों से आधे हैं तो हम पा रहे हैं कि k का मान 0.5 रखने पर इस ट्रांसफॉर्मर में हमारी 50% सेविंग हो जाएगी। 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की तुलना में हमारी इस वाइंडिंग में कॉपर ऑटो ट्रांसफॉर्मर के रूप में आधा लगेगा, और ये समझा जा सकता है क्योंकि यहाँ I2 I1 से दुगना है और I2 - I1 का डिफरेंस भी I1 के बराबर होगा, तो हम एक ही वाइंडिंग में दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी के करंट और फेरे प्राप्त कर लेते हैं। अगर एक स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जो सेकेंडरी की टेपिंग है वो प्राइमरी के 20% फेरों में निकाली गई है, N2 और N1 का रेशो 0.2 है, k का मान अगर 0.2 है तो हम पा रहे हैं कि हमारे ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कॉपर वेट 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के कॉपर वेट का 80% होगा और हमारी सेविंग केवल 20% प्राप्त होगी। तो जब k का मान 1 से काफी डिफरेंट होता है तो हमारी सेविंग कम हो जाएगी। और अगर N2 और N1 के फेरा अनुपात जैसे अगर हम k को 0.8 ले लें तो ऐसी स्थिति में जहां N2 फेरे N1 के 80% हिस्से को कवर कर रहे हैं, हम पा रहे हैं कि हमारी जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की कॉपर वेट की तुलना में ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कॉपर वेट 1 - k केवल 20% की आवश्यकता रहेगी और हमारी सेविंग अच्छी खासी 80% कहलाएगी। तो जब हमारा k का मान 1 के करीब हो कॉपर में सेविंग इफेक्टिव है, और अगर k का मान 1 से काफी डिफरेंट है तो हम पाते हैं कि हमारी कॉपर सेविंग उतनी प्रभावी नहीं रहेगी। अगर एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर में स्मॉल k सेकेंडरी और प्राइमरी के फेरों का अनुपात 1 होता, N2 का मान N1 के बराबर होता, तो हमारी V1 और V2 प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज और लोड की वोल्टेज सेम होती। ऐसी स्थिति में इनपुट करंट और लोड का करंट I2 भी सेम होता और इस वाइंडिंग में जो कॉमन सेक्शन है उसमें दोनों का डिफरेंस 0 रह जाता और बिना किसी वाइंडिंग के भी हम ये एक्शन डायरेक्ट कंडक्टिव कनेक्शन से प्राप्त कर सकते थे और हमें 100% कॉपर सेविंग आ जाती। तो हम समझ सकते हैं कि अगर एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग में ये k का मान 1 के काफी करीब हो और ये जो कॉमन सेक्शन है वो अधिक बड़ा हो तो हमें इफेक्टिव कॉपर सेविंग प्राप्त होगी। इसीलिए इंडियन पावर सिस्टम में हमने पावर ट्रांसमिशन की जो वोल्टेजेस का चयन किया है 765 kV, 400 kV या 220 kV। इस प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम में जब हम स्टेप डाउन एक्शन करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो k का मान 1 के काफी करीब रखा जाता है, और चाहे हम 765 kV को 400 kV करें या 400 kV को 220 करें या 220 kV को 132 kV करें, हम यहाँ 3 फेज के दोनों तरफ स्टार स्टार कनेक्टेड ऑटो ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे ऑटो ट्रांसफॉर्मर सिमिलर KVA रेटिंग में 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की तुलना में कॉपर की सेविंग होने के कारण साइज में छोटे और कॉस्ट में सस्ते पड़ते हैं। वहीं जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जहां ये वोल्टेज रेशो 2 से अधिक हो जाता है, चाहे 132 kV से 33 kV करें या 33 kV से 11 kV करें या 11 kV से 415 वोल्ट करें, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन में हम एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर की बजाय 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर लेना पसंद करते हैं। जैसे हमने कहा ऑटो ट्रांसफॉर्मर में एक सेक्शन प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में वाइंडिंग का कॉमन होता है और इसमें कंडक्टिव रूप से पावर ट्रांसफर हो सकती है, और बचे हुए भाग में ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन से AC भाग प्राइमरी के बतौर काम करता है और BC सेक्शन उसी ट्रांसफॉर्मर का
एक सेकेंडरी पार्ट कहलाता है और इंडक्टिव पावर ट्रांसफर होता है। तो जानते हैं कितना टोटल पावर में इंडक्टिव पावर ट्रांसफर है और कितना कंडक्टिव पावर ट्रांसफर है। क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर में ये जो बीसी वाइंडिंग पोर्शन है जिसमें N2 फेरे हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कॉमन है। जो प्राइमरी का I1 करंट इन N2 फेरों की वोल्टेज V2 के साथ जो इनपुट पावर बना रहा है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट से आउटपुट में कंडक्टिव तरीके से ट्रांसफर हो जाती है। तो हम पावर ट्रांसफर बाई कंडक्शन को जो हमारी लो वोल्टेज है V2 और प्राइमरी और सेकेंडरी में जो लो करंट है I1 इन दोनों के प्रोडक्ट के तौर पे समझ सकते हैं। तो V2 I1 पोर्शन की जो पावर है जो प्राइमरी के I1 करंट से सेकेंडरी की वोल्टेज V2 के साथ बनी है वो कंडक्टिव इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट से सेकेंडरी में ट्रांसफर हो गई है। वहीं एक ऑटो ट्रांसफार्मर में टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जैसी ट्रांसफार्मर एक्शन होगी और ऊपर ये जो नीले फ्रेम में एसी सेक्शन बना है जिसमें N1 माइनस N2 फेरे हैं वो एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के ट्रांसफार्मर जैसे प्राइमरी का काम करेगा और ये जो बीसी सेक्शन है वो ही ट्रांसफार्मर एक्शन से इंडक्टिव रूप से एसी सेक्शन की पावर को बीसी सेक्शन में भेजेगा और वो बीसी सेक्शन में लोड का कनेक्शन होने पे लोड को ट्रांसफार्मर एक्शन से ट्रांसफर होगी। अगर एसी सेक्शन में प्राइमरी VA इनपुट को देखा जाए तो यहाँ करंट I1 और वोल्टेज V1 और V2 का डिफरेंस प्राइमरी VA हो गया है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये V1 I1 माइनस V2 I1 है और क्योंकि V1 I1 V2 I2 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में अगर V1 I1 की जगह V2 I2 रख के V2 को कॉमन ले लेते हैं तो इस AC सेक्शन के प्राइमरी इनपुट VA को हम वोल्टेज V2 मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंस ऑफ करंट I2 माइनस I1 कह सकते हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस BC सेक्शन में जो वाइंडिंग का करंट है वो सेकेंडरी लोड करंट ज्यादा है I2 और प्राइमरी इनपुट करंट I1 कम है और यहाँ कॉमन सेक्शन में दोनों फेज ऑपोजिशन में होने के कारण डिफरेंस करंट है। तो ये BC सेक्शन का करंट और ये BC सेक्शन की वोल्टेज हो गई है। तो ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि AC सेक्शन में जो इनपुट VA था वही ट्रांसफार्मर एक्शन से BC सेक्शन में कॉमन मैग्नेटिक पाथ और कपलिंग होने से इंडक्टिव तरीके से ट्रांसफर हो गया है। अगर हम ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को फेरों के अनुपात में लें तो ये V1 माइनस V2 N1 माइनस N2 के समानुपाती है और ये इस AC सेक्शन का अगर V1 माइनस V2 की जगह N1 माइनस N2 रख लें तो MMF हो गया है। और इसी तरह से ये जो एक्सप्रेशन है जहां करंट I2 माइनस I1 V2 के प्रोपोर्शनल N2 फेरों में सेकेंडरी MMF बना रहा है, ये MMF बैलेंस इक्वेशन भी हो गई है जो एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है ट्रांसफार्मर एक्शन की कि प्राइमरी MMF और सेकेंडरी MMF इक्वल और ऑपोजिट लेंस के नियमानुसार पावर ट्रांसफर को मैनेज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर में ये जो ऊपर का AC सेक्शन है वो एक प्राइमरी का काम कर रहा है और मैग्नेटिक कपलिंग से इस नीचे के BC सेक्शन में जो इंडक्टिव पावर ट्रांसफर हुआ है वो लोड को मिल रहा है। एक ऑटो ट्रांसफार्मर में टोटल इनपुट VA जो आउटपुट में V2 I2 बनती है उसका कितना हिस्सा ट्रांसफार्मर एक्शन से इंडक्टिव तरीके से ट्रांसफॉर्म्ड VA है उसे हम इनपुट VA के रेशो के रूप में निकाल सकते हैं। यहाँ हमारी इनपुट VA V1 I1 है और ये जो सेक्शन में जो हमारा इनपुट पार्ट आया है जिसकी वोल्टेज V1 और V2 का डिफरेंस है और करंट I1 है वो VA ट्रांसफॉर्म्ड VA है और यहाँ I1 कट जाएगा V1 और V1 का रेशो 1 हो गया और ये हमारा फेरा अनुपात ये है। और हम पाते हैं कि जो ट्रांसफॉर्म्ड VA है वो 1 माइनस K है और अगर K का मान अधिक होगा 1 के करीब होगा तो हमें कुल पावर का छोटा हिस्सा ट्रांसफार्मर एक्शन से भेजना होगा। ध्यान रहे ट्रांसफार्मर एक्शन के लिए ही हमें ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन का आधारभूत ढांचा वाइंडिंग और कोर वगैरह की जरूरत होगी। जो दूसरा हिस्सा कंडक्टिव कॉमन सेक्शन में पावर को ट्रांसफर करता है वो कितना हिस्सा इसे भी निकाला जा सकता है। एक ऑटो ट्रांसफार्मर में ये जो कॉमन वाइंडिंग पार्ट BC है उसमें इनपुट की पावर डायरेक्ट कंडक्टिव कनेक्शन से सेकेंडरी को ट्रांसफर हो गई है। टोटल इनपुट पावर V1 I1 का जो ये हिस्सा है I1 करंट के साथ V2 वोल्टेज बनाता हुआ वो पावर कंडक्टेड VA हो गई है। और यहाँ अगर I1 को काट दें तो ये वोल्टेज रेशो या फेरा अनुपात के अनुसार स्मॉल k है और हम पाते हैं कि अगर k 1 के करीब हो तो हम पाते हैं अधिक मात्रा में पावर कंडक्टिव ट्रांसफर होगी और कंडक्टेड पावर ट्रांसफर में किसी भी प्रकार के वाइंडिंग कॉपर की आवश्यकता नहीं होगी। ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार के लॉसेस या वोल्टेज ड्रॉप जैसी समस्याएं नहीं होंगी। हमने समझा है कि सेम VA रेटिंग के लिए एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में ऑटो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग कॉपर में इफेक्टिव सेविंग
जाती है और हल्की कोर की साइज और वेट भी ऑटो ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में कम होती है। इसी कथन को हम यूं भी समझ सकते हैं कि सेम कोर और कॉपर मटेरियल के साथ एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में ऑटो ट्रांसफार्मर की VA रेटिंग काफी अधिक होगी। अगर यहाँ एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है जिसमें N1 N2 फेरों के साथ वोल्टेज V1 V2 अप्लाई की जा सकती है और इसकी कंडक्टर में I1 करंट कैरिंग कैपेसिटी है, तो यहाँ इनपुट पावर V1 V2 इंटू I1 पढ़ी जा सकती है और यही सेकेंडरी में I2 I1 करंट के साथ V2 वोल्टेज पर उपलब्ध है, तो ये सेकेंडरी VA रेटिंग एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की कही जा सकती है। तो प्राइमरी VA और सेकेंडरी VA एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के यहाँ पीली हाईलाइट में हमने दिखाए हुए हैं। इस प्राइमरी सेक्शन को ऑटो ट्रांसफार्मर में AC सेक्शन बना देते हैं और सेकेंडरी को BC सेक्शन बना देते हैं, तो हम पाते हैं कि अब इस पूरे AB सेक्शन की वोल्टेज रेटिंग दोनों तरफ की वोल्टेज को जोड़कर V1 हो गई है और इन कंडक्टर में अगर करंट I1 फ्लो करे तो हमारा इनपुट VA एक ऑटो ट्रांसफार्मर में V1 I1 हो गया है। आउटपुट में वोल्टेज N2 फेरों के साथ V2 आ रही है, लेकिन यहाँ करंट I2 I1 इस सेक्शन से और I1 प्राइमरी सेक्शन से प्राप्त होकर I2 के रूप में हमें आउटपुट में प्राप्त हो जाएगा, तो आउटपुट VA V2 I2 हो गई है। तो एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में ऑटो ट्रांसफार्मर की VA रेटिंग में इंक्रीमेंट कितना हुआ है ये समझा जा सकता है। इस ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज V1 के साथ प्राइमरी करंट I1 इसकी VA रेटिंग V1 I1 बना रहा है। अगर इसी ऑटो ट्रांसफार्मर का हम एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बनाते तो ये AC सेक्शन एक प्राइमरी वाइंडिंग होती V1 V2 वोल्टेज रेटिंग की और इसमें I1 करंट से 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की VA रेटिंग V1 V2 इंटू I1 हो जाती। और अगर हम ऑटो ट्रांसफार्मर की VA रेटिंग और 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की VA रेटिंग का रेशो निकालना चाहें तो यहाँ I1 न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में बराबर आने पर कट जाएगा और अगर हम डिनोमिनेटर में V1 का भाग दें तो ये 1 V2/V1 जिसे हम फेरा अनुपात N2/N1 कह रहे हैं वो रूप आ जाएगा। और अगर ये स्मॉल के फेरा अनुपात 1 के काफी करीब है तो हम पाते हैं कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की VA रेटिंग की तुलना में ऑटो ट्रांसफार्मर की VA रेटिंग कई गुना ज्यादा हो जाएगी। जैसे यहाँ इस उदाहरण में अगर K का मान 0.8 लिया जाए तो 1 K 0.2 हो जाएगा और 1/1 K 5 हो जाएगा, जो ये बता रहा है कि एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में ऑटो ट्रांसफार्मर 5 गुना ज्यादा VA रेटिंग हैंडल कर सकता है। और ये इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि ये जो BC सेक्शन जो 80% पार्ट है उसमें पावर ट्रांसफर डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्शन से हो जाएगी और हमें ऑटो ट्रांसफार्मर में जो रिमेनिंग 20% पावर है वही ट्रांसफार्मर एक्शन से इंडक्टिव रूप से ट्रांसफर करनी है। तो हम 20% पावर इंडक्टिव रूप से ट्रांसफर कर रहे हैं, 4 गुना ज्यादा 80% कंडक्टिव रूप से ट्रांसफर हो गई है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर की VA रेटिंग 5 गुना अधिक हो गई है। एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर दोनों में वाइंडिंग की वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स बराबर है। EMF पर टर्न अगर दोनों के बराबर हैं तो दोनों में आइडेंटिकल कोर में वर्किंग फ्लक्स रखना होगा और ऐसी स्थिति में एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और एक ऑटो ट्रांसफार्मर का कोर का क्रॉस सेक्शन आइडेंटिकल होगा, लेकिन कॉपर की कम रिक्वायरमेंट अगर ऑटो ट्रांसफार्मर में हो रही है तो हमारा विंडो स्पेस कम हो जाएगा और विंडो स्पेस कम होने से हमारे कोर फ्रेम की जो डायमेंशंस है लेंथ वो कम हो जाएगी, तो हल्की हमारी कोर की वेट और कॉस्ट में हमें ऑटो ट्रांसफार्मर में सेविंग प्राप्त होती है। वहीं अगर हम लॉसेज और एफिशिएंसी की बात करें तो कंडक्टर मटेरियल में इफेक्टिव सेविंग होने के कारण हमारे कॉपर लॉसेज में कमी हो जाएगी, कोर मटेरियल में भी हल्की लॉसेज की सेविंग हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में ऑटो ट्रांसफार्मर में लॉसेज कम होने से एफिशिएंसी का मान अधिक होगा और सेम मटेरियल कंटेंट क्योंकि ज्यादा VA रेटिंग हैंडल कर रहा है तो हम पाते हैं कि लॉसेज ज्यादा VA रेटिंग पे उसी प्रोपोर्शन में होने पर हमारी रिलेटिव एफिशिएंसी एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में ऑटो ट्रांसफार्मर की काफी अधिक हो जाती है। एक ऑटो ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग की बजाय केवल एक ही वाइंडिंग है, इसलिए AC सेक्शन जिसे प्राइमरी में देखें और BC सेक्शन इसे अगर सेकेंडरी में देखें तो इनका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में छोटा हो गया है। इसी तरह से इस कॉमन BC सेक्शन में किसी प्रकार का भी लीकेज फ्लक्स नहीं होने से लीकेज रिएक्टेंस भी एक ऑटो ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में काफी कम है। तो ऐसी स्थिति में जो लीकेज इंपीडेंस में रिडक्शन होता है उसके कारण लोडेड कंडीशंस में ऑटो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज ड्रॉप की समस्याएं कम होंगी। इसका वोल्टेज रेगुलेशन एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में काफी बेटर है, लेकिन ध्यान रहे इंटरनल लीकेज इंपीडेंस कम होने पे यहाँ सेकेंडरी के टर्मिनल पे शॉर्ट सर्किट होने की कंडीशन पे जो हमारा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट का मान है वो एक ऑटो ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में अधिक हो जाएगा। तो हमें हमारी प्रोटेक्टिव स्कीम में सर्किट ब्रेकर और रिले वगैरह है वो शॉर्ट सर्किट
करंट के इंक्रीज होने के अनुसार ही डिजाइन करने होंगे। एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बजाय ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करने के कई एडवांटेज हैं। एक ऑटो ट्रांसफार्मर सेम वीए रेटिंग पे 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में साइज में छोटा है, कॉपर में इफेक्टिव सेविंग है, तो इसकी कॉस्ट एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में काफी कम हो सकती है। अगर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशो 1 के काफी करीब है तो हमारी जो कॉपर की कॉस्ट में सेविंग है वो बहुत ज्यादा एप्रिशिएबल हो सकती है। एक ऑटो ट्रांसफार्मर सेम मटेरियल और सेम लॉसेस के साथ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में ज्यादा वीए रेटिंग हैंडल कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक ऑटो ट्रांसफार्मर में लॉसेस सेम है लेकिन वीए रेटिंग अधिक है, तो इसकी रिजल्टेंट एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी एक 2 वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर की कंपैरिजन में। एक ऑटो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कम होने के कारण इसका वोल्टेज रेगुलेशन भी 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में बेटर है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर न केवल साइज, वेट और कॉस्ट में सेविंग्स है, उसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा है और वोल्टेज रेगुलेशन की परफॉर्मेंस भी अच्छी है। ऑटो ट्रांसफार्मर के इस्तेमाल में कुछ लिमिटेशन, डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में कुछ सेक्शन कॉमन होता है, इलेक्ट्रिकली दोनों कंडक्टिव रूप से कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो कॉमन सेक्शन है उसमें अगर कोई ब्रेकेज हो जाती है तो जो लोअर वोल्टेज का हमारा सर्किट है उसी पे हायर वोल्टेजेस भी इंपोज हो जाती है, और ऐसी कंडीशंस में लोअर वोल्टेज के सर्किट में अप्लायंसेज और इक्विपमेंट का इंसुलेशन ब्रेकडाउन और दूसरे डैमेजिंग कंसीक्वेंसेज हो सकते हैं। अक्सर जहां हम ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं वहां लोअर वोल्टेज सर्किट को ज्यादा इंसुलेशन के साथ डिजाइन किया जाता है ताकि एक्सीडेंटली उस पर अगर हायर वोल्टेज की वोल्टेज भी इंपोज हो जाए तो वो उसे विदस्टैंड कर सके। और बहुत ज्यादा वोल्टेज रेशो के साथ भी ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का लीकेज इंपीडेंस है वो काफी कम होने के कारण अगर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड में कोई शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाती है तो उस तरह के फॉल्ट करंट को लिमिट करने का ऑटो ट्रांसफार्मर का इंपीडेंस कम होने के कारण शॉर्ट सर्किट करंट सीवियरली हाई हो सकते हैं। तो एक ऑटो ट्रांसफार्मर में फॉल्ट की कंडीशंस एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में ज्यादा सीवियर हो सकती है। अगर हम 3 फेज कनेक्शंस के तौर पे ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑटो ट्रांसफार्मर में क्योंकि कंडक्टिव कनेक्शन है प्राइमरी और सेकेंडरी साइड का, तो इनके दोनों तरफ के कनेक्शन एक जैसे बनाने होंगे। अगर प्राइमरी में स्टार है तो सेकेंडरी में भी स्टार कनेक्शन ही करना होगा। एक वाइंडिंग को स्टार और एक को डेल्टा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जब हम एक तरफ स्टार और एक तरफ डेल्टा करते हैं तो लाइन वैल्यूज में 30 डिग्री का फेज डिफरेंस जनरेट हो जाता है। लेकिन ऐसा कोई फेज डिफरेंस ऑटो ट्रांसफार्मर में जिनमें प्राइमरी और सेकेंडरी में इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी है पॉसिबल नहीं है। ऑटो ट्रांसफार्मर के इस्तेमाल में जो लिमिटेशंस हैं, डिसएडवांटेज है, उस लिस्ट को और लंबा किया जा सकता है। अगर हम 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्शंस कर रहे हैं तो हमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में स्टार स्टार कनेक्शन करने होंगे, और ऐसी स्थिति में हम जो कॉमन न्यूट्रल पॉइंट है उसे या तो दोनों तरफ अर्थ करेंगे या दोनों तरफ वो आइसोलेटेड रहेगा। हम किसी एक तरफ न्यूट्रल को अर्थ और दूसरी तरफ आइसोलेट, ऐसी व्यवस्था जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में पॉसिबल थी वो यहां अचीव नहीं कर सकते। अगर ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है और ऑन लोड टेप चेंजर के साथ हम टेपिंग्स को बदलना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैलेंस जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में हम सेंटर से टेपिंग निकाल कर सकते थे वैसा बैलेंस ऑटो ट्रांसफार्मर में पॉसिबल नहीं है। और अगर एक बहुत डेलिकेटेड डिजाइन के साथ टेप चेंजर का अरेंजमेंट्स ऑटो ट्रांसफार्मर में अगर लगाया जाएगा तो उसका जो वाइंडिंग डिजाइन और फ्रेम साइज है वो इतना ज्यादा महंगा हो जाएगा कि हमारी ऑटो ट्रांसफार्मर में जो सेविंग्स है वो मीनिंगलेस हो जाएगी। तो आमतौर पे जो हमारे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं जिनमें हम ऑन लोड टेप चेंजर्स का इस्तेमाल करते हैं वो ऑटो ट्रांसफार्मर की बजाय 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी में कोई इलेक्ट्रिक आइसोलेशन नहीं है, तो एक साइड में अगर किसी भी कारण से हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो स्विचिंग हार्मोनिक्स दूसरी तरफ भी इंटरफेरेंस पैदा कर सकते हैं। जबकि हम 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में एक हल्की इस तरह की हार्मोनिक्स की इम्यूनिटी एक साइड से दूसरी साइड में प्राप्त कर सकते थे, वैसी सुरक्षा ऑटो ट्रांसफार्मर के एप्लीकेशंस में नहीं है। आज की इस शानदार इंफॉर्मेटिव लर्निंग वीडियो की समाप्ति ऑटो ट्रांसफार्मर की पावर सिस्टम और जनरल इंडस्ट्री में एप्लीकेशंस को समझते हुए करते हैं। हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल जो लाइन में लोड करंट के साथ वोल्टेज ड्रॉप होती है उन्हें कंपनसेट करने के लिए बूस्टिंग सिस्टम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मल्टी टेपिंग कनेक्शंस के साथ जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उनका इस्तेमाल हम इंडक्शन या सिंक्रोनस मोटर की स्टार्टिंग के लिए वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई बनाते हुए कर सकते
सकते हैं। लेबोरेटरीज में और दूसरी जगह जहां हमें कंटिन्यूअस बड़ी रेंज में वेरिएबल वोल्टेज की आवश्यकता होती है वहां हम ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन दिनों जो SCR बेस्ड हमारे सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी हैं उन्होंने काफी एप्लीकेशन में ऑटो ट्रांसफार्मर को बदलकर वेरिएबल AC सप्लाई सॉलिड स्टेट SCR सर्किट से हमें प्राप्त हो सकती है। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो ज्यादा पावर की है, जहां हार्मोनिक सप्लाई में अनडिजायरेबल है, वहां हम वेरिएबल वोल्टेज सोर्स के तौर पे ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। हमारे मेन पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में जो प्राइमरी ट्रांसमिशन में वोल्टेज का स्टेप डाउन है 765 kV से 400 kV या 400 kV से 220 kV या 220 kV से 132 kV, वहां हम कम लागत, ज्यादा एफिशिएंसी और बेटर वोल्टेज रेगुलेशन वाले स्टार स्टार कनेक्टेड ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो सिस्टम्स में, रेलवे की बहुत सारी एप्लीकेशंस में भी हम करते हैं। उम्मीद है ऑटो ट्रांसफार्मर की वर्किंग, कॉपर में सेविंग, VA रेटिंग में इंप्रूवमेंट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आपको अगर हमारा ये लर्निंग वर्क पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे लर्निंग नोट्स प्राप्त करने के लिए श्रीदेवी क्लासेज YouTube चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिएगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।